इमरान हाशमी और तुषार कपूर की फेमस मूवी गुड बॉय बैड बॉय की इस क्लिप को देखें। मेरा नाम सेक्शन ए में कैसे नहीं है? Because babe. ये एक्ट्रेस है जेनिफर मयानी। इनको आपने 10, हे बेबी और ओम शांति ओम जैसी मूवीज में देखा होगा। जेनिफर मयानी एक इंडियन चिलियन एक्ट्रेस है जो कि बिलोंग करती है चिली की एक सिंधी कम्युनिटी से। साउथ अमेरिका की पूरी वेस्टर्न कोस्ट में फैले इस देश में 1500 इंडियंस रहते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे कल्चरली हिंदू हैं। कंट्री का सदर्न मोस्ट सिटी है पुंता अरीनास, जो कि वर्ल्ड का सेकंड सदर्न मोस्ट सिटी है और 46 लैटिट्यूड के बाद सबसे बड़ा शहर है। और इस शहर में पाया जाता है ये मंदिर, सेंट्रो कल्चरल टेम्पलो हिंदू, दुनिया का सबसे साउथ में प्रेजेंट हिंदू मंदिर है और चिली का इकलौता मंदिर है। पर दुनिया के इस कोने में भारत से 16,000 किलोमीटर दूर एक हिंदू मंदिर आया कहां से? कैसे हिंदू कल्चर पूरी दुनिया में फैला और साउथ अमेरिका जैसी कंट्री भी पहुंच गया, जानते हैं इस वीडियो में। To Hindus, there's not one God, there are millions. It is truly remarkable how these people from faraway India so steadfastly retain all their national traits and oriental peculiarities. Hindus believe Ganga flowed in the heavens. हिंदुज्म, जिसको सनातन धर्म और वैदिक धर्म भी बोला जाता है, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और 16% पॉपुलेशन इसको फॉलो करती है। सनातन धर्म, जो एक संस्कृत वर्ड है, उसका लिटिल मीनिंग है एटर्नल रिलीजन, मतलब जो ह्यूमन हिस्ट्री से भी परे और पुराना है। अगर वेदों को ओरिजिन रखा जाए हिंदू धर्म का, क्योंकि इसे वैदिक धर्म भी बोलते हैं, तो इसकी हिस्ट्री 1500 BC यानी 3500 साल पुरानी है। पर एविडेंस पाया गया हिंदुइज्म के कुछ प्रैक्टिसेस और कल्चर्स का जो इससे भी पुराने हैं। जैसे ये फोटो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सील की। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली ये सील 4500 साल पुरानी है। इसमें एक शिव जैसी डीटी सीटेड पोजीशन में नजर आ रही है और आसपास जानवर इकट्ठा हुए हैं। इसमें 3 सर भी नजर आ रहे हैं। हिंदुइज्म में ऐसे ब्रह्मदेव को भी दर्शाया जाता है। इससे भी पुराना एविडेंस मिलता है मध्य प्रदेश के भोपाल के पास मौजूद भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में। यहाँ पे 40,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। इसमें से कुछ पेंटिंग्स हैं जिसमें हिंदू भगवान शिव और गणेश की आकृति नजर आती है, जो 10,000 साल पुरानी है। स्कॉलर्स का मानना है कि जो प्रेजेंट हिंदुइज्म है वो डेवलप हुआ है सब कॉन्टिनेंट की एंशिएंट प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन से मिलकर। इसका कोई एक सिंगल फाउंडर या फाउंडिंग डेट नहीं है। सबसे पहले हिंदूज जो इंडिया से बाहर सेटल हुए थे वो थे ट्रेडर्स। कुछ मैरीटाइम ट्रेड रूट्स थे जिनके थ्रू सिर्फ गुड्स नहीं, आइडियाज और बिलीफ भी एक्सचेंज होते थे। यहाँ से हिंदुइज्म और हिंदू आइडियाज मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया पहुंचे। ओमान में इंडियन सेटलर्स पहुंचे 7th सेंचुरी में और अरब के ट्रेडर्स केरला में सेटल हुए। ओमान मिडिल ईस्ट की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे हिंदुइज्म इंडिजिनियसली पाया जाता है, मतलब इंडिया से रिसेंट में माइग्रेट नहीं हुआ है, वहीं पे पाए जाते हैं। और सीआईए की एक रिपोर्ट के हिसाब से ओमान में 5.7% हिंदूज हैं। द्वीपंतरा और जावा द्वीपा, ये नाम है इंडोनेशिया के आइलैंड्स जावा और सुमात्रा का, जो रामायण में मेंशन्ड है। रामायण की स्टोरी के हिसाब से राजा सुग्रीव ने अपनी सेना को माता सीता को ढूंढने के लिए जावा द्वीपा में भेजा था। अशोका से पहले कलिंगा और साउथ की किंगडम्स के ट्रेडर्स साउथ ईस्ट एशिया जाते थे। वो अपने साथ ब्राह्मणों को और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी लेकर जाते थे। इन रिलीजियस लोगों की काफी इज्जत की जाती थी साउथ ईस्ट एशिया में। बोर्नियो आइलैंड में 4th सेंचुरी की संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिलती है जिसमें ब्राह्मणों के वैदिक सैक्रिफाइसेस की बात कही गई है। ऐसे ही तरुणा नगर 5th सेंचुरी की वेस्टर्न जावा की एक किंगडम थी जहाँ के राजा पुन्नवरम ने संस्कृत और पल्लवी में इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। 6th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुई कलिंगा किंगडम, जिसका नाम उड़ीसा की कलिंगा किंगडम जैसा था। इसके साथ ही सालक नगर, कांडी, इंडोनेशिया की कुछ अर्लीस्ट हिंदू बुद्धिस्ट किंगडम्स थी। हिंदू कल्चर का इन्फ्लुएंस जो आज भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में देखने को मिलता है, उसका मेजर क्रेडिट जाता है तमिल की चोला डायनेस्टी को, जिन्होंने सुमात्रा को कैप्चर किया 11th सेंचुरी में श्रीविजय डायनेस्टी पे अटैक करके। श्रीविजय एक बुद्धिस्ट किंगडम थी जहाँ हिंदुइज्म पहले से ही मौजूद था। प्रम्बानन मंदिर, जो कि त्रिमूर्ति के लिए डेडिकेटेड है, 9th सेंचुरी में बना था। इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जैसा है। ऐसे बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। इसमें से एक है एंकोर वाट, जो 400 एकड़ में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसको 12th सेंचुरी में सूर्यवर्मन II ने त्रिमूर्ति को डेडिकेट करके बनाया था। वियतनाम के चैम लोगों ने कंबोडिया के एंकोर को सैक किया 12th सेंचुरी के एंड में और जयवर्मन 7 ने इसको एक बुद्धिस्ट श्राइन में कन्वर्ट कर दिया। कई सारे हिंदू मूर्तियों और आर्ट की जगह बुद्धिस्ट आर्ट लगाई गई। मले पेनिनसुला की एक बहुत फेमस बुक मले एनल्स
जो कि 16वीं सेंचुरी में लिखी गई थी, मलक्का सल्तनत की हिस्ट्री बताती है। उसके हिसाब से सल्तनत के राजा वहाँ पे मौजूद चोला राजाओं के ही डिसेंडेंट्स। इसका प्रूफ मिलता है मलेशिया की रॉयल फैमिली के नाम में, जो चोलन या चुलन से एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजा चुलन। 2018 की एक जेनेटिक स्टडी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर वगीश नरसिम्हा ने पता किया सब कॉन्टिनेंट इंडियंस सेंट्रल एशिया में मौजूद थे ब्रॉन्ज एज के टाइम पे। ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से आए थे और BMAC में सेटल हो गए। इस स्टडी ने रिजॉल्व किया BMAC की खुदाई में पाए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स की मिस्ट्री को। मॉडर्न हिंदू ट्रेडर्स जो अभी भी पाए जाते हैं सेंट्रल एशिया और अरब में, वो एमर्ज हुए थे 16वीं सेंचुरी में। रशिया के अश्तकन में पहली इंडियन मर्चेंट कॉलोनी स्थापित हुई थी 1610 में। रशियन क्रॉनिकलर्स के हिसाब से हिंदू ट्रेडर्स 18वीं सेंचुरी में मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रेजेंट थे। मुल्तान, शिकरपुर और कानपुर रीजन के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग पर्शिया की सफाविद एम्पायर में बैंकर्स का काम करते थे। हमादन के हिंदू मर्चेंट्स का मैसेकर भी किया था ऑटोमन ने, और ऑटोमन अफगान वॉर्स की वजह से काफी इंडियन मर्चेंट कम्युनिटी कम हो गई। ईरान के करमान में हिंदू ट्रेडर्स का एक कारावन सराय भी मौजूद था। हिस्टोरियंस ने मेंशन किया है हिंदू ट्रेडर्स को जो ईरान में ज्यूज और आर्मेनियंस के साथ में रहते थे। अफगानिस्तान के कंधार में 1815 में यहाँ के सबसे ऊंचे घर और स्ट्रक्चर्स मिला के टोटल 350 स्टोर्स कंधार के हिंदू ओन करते थे। फाइनेंस, मेटल्स, टेक्सटाइल्स, ये सारा काम सिख और हिंदू ही संभालते थे। पेशावर के हिंदू मौजूद थे 1783 में काबुल में। अहमद शाह दुरानी के बेटे तैमूर शाह दुरानी के दरबार में भी एक हिंदू था। 1876 के एक सर्वे के हिसाब से आर्मेनियंस और हिंदू साथ में रहते थे काबुल में, और हेरात में ज्यूज और हिंदू साथ में रहते थे। 1970s तक अफगानिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन 2.5 लाख तक थी, जो कि टेररिज्म और वॉर की वजह से बहुत ज्यादा कम हो गई। अफगान में रहने वाले हिंदूज और सिख्स को लोकली हिंदकीज बोला जाता है। अफगानिस्तान के शहरों में आज भी हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं। तो अपने त्योहार व्यवहार ऐसे मंदिर के अंदर ही बनाते हैं आप? हाँ, विसाखी प्रोग्राम हो जाता है, शिवरात्रि हो जाती है, नवरात्रि हो जाते हैं। अच्छा, तो नवरात्रि रखते हैं? ये अच्छा, लक्ष्मी माता का मंदिर है ये नवरात्रों में यहाँ जोत जाती है। नवरात्रों में अभी कोई जोत नहीं है? नहीं, बस हाँ, शाम को बस यहाँ आरती करते हो एक बार? हाँ, नहीं 7 बजे सारे जोतन जगा के आरती कर। अफगानिस्तान के अमेरिकन कंट्रोल के दौरान रहे प्रेसिडेंट हामिद करजाई के इकोनॉमिक एडवाइजर श्यामलाल भतीजा एक हिंदू थे। अफगानिस्तान में हिंदू कल्चर के राइज और फॉल पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, जो मैं आगे जरूर बनाऊंगा। हिंदुइज्म चाइना पहुंचा था कुशन एम्पायर के टाइम पे सिल्क रूट के थ्रू, हुन डायनेस्टी में। ये वही टाइम था जब बुद्धिज्म भी चाइना पहुंचा। हिंदुइज्म का चाइनीज कल्चर पे डायरेक्टली तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली बुद्धिस्ट बिलीफ्स, कल्चर और ट्रेडिशंस के थ्रू काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिनका धार्मिक रूट एक ही है। आपको एक जैसी टर्म्स मिलेगी चाइनीज बुद्धिज्म में और हिंदुइज्म में। राक्षसास एज लौचा, पिशाचास एज पिशेजो। उसके अलावा चाइनीज बुद्धिज्म में 24 देवी देवता होते हैं, जिनको धर्मपालात बोला जाता है। इन 24 में से 21 देवी देवता तो हिंदू धर्म के ही है, जैसे महेश्वरा ये शिव जी का रूप है, और सकरा ये इंद्र का रूप है, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, यमराज, ऐसे और भी देवी देवता हैं जो चाइनीज बुद्धिस्ट बिलीफ के पार्ट हैं। हिंदुइज्म कभी मेनलैंड चाइना में कोई मेजर रिलीजन नहीं था, बट वेस्टर्न तिब्बत में हिंदुइज्म प्रेजेंट रहा है, और ये अभी भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉम लॉन्गस्टाफ और चार्ल्स चैरिंग की इस बुक के हिसाब से वेस्टर्न तिब्बत में हिंदू हमेशा से मौजूद थे, और कैलाश पर्वत दोनों रिलीजन की माइथोलॉजी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहा है। दोनों ही रिलीजन में इसे यूनिवर्स का एक्सिस कहा गया है। आज भी इंडिया से लोग चाइना जाते हैं मानसरोवर लेक और कैलाश पर्वत का दर्शन करने के। इसके अलावा साउथ ईस्ट चाइना में 13वीं सेंचुरी के तमिल इंस्क्रिप्शंस भी मिले, और एटलीस्ट 2 शिव को डेडिकेटेड मंदिरों का प्रूफ भी मिला है एक्सकेवेशंस। इस्कॉन की भी प्रेजेंस है मेनलैंड चाइना में, और हांगकांग में भी उनका एक मेजर सेंटर है जो 1981 में बना था। हांगकांग में काफी हिंदूज पाए जाते हैं, जो उनकी पॉपुलेशन का 1.4% है। इसमें से काफी नेटिव्स हैं जो रिसेंटली एमिग्रेट नहीं हुए हैं। चाइना की तरह कोरिया में भी बुद्धिज्म के थ्रू इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हिंदुइज्म का। नॉर्थ कोरिया में अराउंड 580 हिंदूज थे 2015 के डेटा के हिसाब से, जो कोविड के बाद सिर्फ 16 बचे। एक 11वीं सेंचुरी के लेजेंडरी क्रॉनिकल समबुक यूसा के हिसाब से यो हुआंगो, जिन्हें सूर्यरत्ना भी बोलते हैं, ग्योंग गया के राजा सुग्रो की पत्नी थी। ये रानी एक बोट पे आई थी अयुता से। किम ब्योंग मो, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे हैनयांग यूनिवर्सिटी के, उन्होंने फोनेटिक सिमिलैरिटी के बेसिस पे कहा अयोध्या एक्चुअली इंडिया के अयोध्या का नाम है, और ये रानी अयोध्या से आई थी। आज 6 मिलियन से भी ज्यादा कोरियंस क्लेम करते हैं इस रानी के डायरेक्ट डिसेंडेंट होने का। अयोध्या में रामकथा पार्क में सरायू नदी के किनारे एक मेमोरियल भी बना हुआ है रानी हियो हुआंगोक का, जिसको 2001 में कोरियन डेलीगेशन ने बनवाया था। 4th सेंचुरी में मेघानंदा
जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कोरिया गए थे और वहाँ के पेक्चे के राजा ने उनका स्वागत किया था। उसके बाद कोरिया ने बुद्धिज्म अपना लिया था और राजा भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। 7th सेंचुरी में चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम यिनजिंग ने मेंशन किया कि इंडिया के लोग ऑलरेडी जानते थे कोरिया के कल्चर। इसके बीच और कुछ कल्चरल एक्सचेंज नहीं हुआ दोनों कंट्रीज के बीच। कोरियन वॉर था। In Korea, United Nations troops push on in the cautious advance against the communists. An advance whose purpose, General Ridgway states, is not to seize ground, but to wipe out the enemy. The Chinese Red Army, fighting desperately in small isolated stands, prefers to give ground on wider fronts rather than join battle. जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ी गई थी। इस वॉर में इंडिया ने कोई साइड नहीं ली थी, पर एक मेडिकल यूनिट भेजी थी 60 लोगों की, जिन्होंने 3.5 साल तक वॉर में सर्व किया था, घायल यूएस और साउथ कोरियन यूनिट का इलाज करने में, और नॉर्थ कोरियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स का भी इलाज किया था उन्होंने। वॉर के बाद काफी इंडियंस ने दिलचस्पी दिखाई कोरिया में, और आज बड़े बड़े इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और कुक्स भी पाए जाते हैं साउथ कोरिया में, जिसमें से मोस्टली हिंदूज हैं। ऐसी एक इंडियन ओरिजिन के कोरियन है अनुपम त्रिपाठी, जिनको आपने स्क्विड गेम्स में देखा होगा। साउथ कोरिया में 4 हिंदू मंदिर हैं, जिसमें से 3 सियोल में और 1 ग्योंगीदो में है। चाइना और कोरिया की तरह जापान में हिंदुज्म आया बुद्धिज्म के थ्रू इनडायरेक्टली 6th सेंचुरी में, और साथ में पहुंचे सेम हिंदू देवी देवता और उनकी कहानियां भी। फुताको तमागावा के एक बुद्धिस्ट मंदिर में तो गणेश का स्कल्पचर बुद्धा से भी ऊपर है। 2022 के डेटा के हिसाब से 1.5 लाख से भी ज्यादा इंडियंस और नेपालीज रहते हैं जापान में प्रेजेंटली, जो कि मोस्टली हिंदूज हैं, और 5 हिंदू मंदिर हैं जापान में। इस तरह से फैला हिंदुज्म आसपास के देशों में एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स में। पर बाकी की दुनिया में कैसे पहुंचा? 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा, और उसके बाद से स्पेन, पोर्टुगल, ब्रिटेन और बाकी के यूरोप ने 18th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया और जगह जगह नेटिव पॉपुलेशन को मारकर कॉलोनीज बनाई, और इन कॉलोनीज में उन्होंने प्लांटेशंस डाली। ये प्लांटेशंस यानी कि बड़े बड़े कैश क्रॉप्स के फार्म्स, जैसे कॉटन, शुगर, कॉफी, बनाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए लेबर चाहिए थे, और वो भी बहुत बड़े स्केल। Guess where all the sugar's made? In Brazil. Stolen. In the Caribbean. And it's so goddamn profitable, you might forget to not do slavery. तो उन्होंने अफ्रीका से स्लेव्स लाने शुरू कर दिए। प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? नो। 19th सेंचुरी में नए नए देश यूएसए ने डिसाइड किया कि स्लेवरी बुरी चीज है, और धीरे धीरे सभी देशों से बैन हो गई। लेकिन प्लांटेशंस का क्या? उससे तो बहुत सारा पैसा बनता था, पर सारे इंसान मिलकर रहे और कोई किसी पर अत्याचार ना करे, ये तो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? नहीं, ब्रिटिशर्स ने अपनी प्लांटेशंस में इंडियंस को भेजना शुरू कर दिया, स्लेव लेबर का सब्स्टिट्यूट बनाकर, और ये लार्ज नंबर में इंडियंस को यूरोपियन कॉलोनीज में भेजने के सिस्टम को इंडेंचर सिस्टम बोलते थे। इंडेंचर का मतलब होता है बॉन्डेड सर्विट्यूड, मतलब लेबर को कुछ साल के लिए एक जगह काम कराया जाएगा और वो एक बॉन्ड साइन करेगा उस काम के लिए, और जब टाइम पूरा हो जाएगा तब उसे वापस ले आएंगे। तो ये एक तरीके से स्लेवरी ही थी, और इंडियंस लार्ज नंबर में भेजे गए। इन वर्कर्स को जिहाजी और गिरमितिया बोला जाता था। टोटल 16 लाख से भी ज्यादा इंडियंस को कैरिबिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, श्रीलंका, मलेशिया और फिजी जैसी कंट्रीज में भेजा गया, और आज इन सब जगह बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन पाई जाती है। इन लोगों को एक मजिस्ट्रेट के सामने मेंशन करना होता था कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, और 8 रुपए तनख्वाह मिलती थी 1 महीने की, और राशन मिलता था। अक्सर लोगों को बहला फुसलाकर फंसाया जाता था और स्लेव जैसा ही ट्रीटमेंट होता था उनके साथ। इन प्लांटेशंस में डेथ रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए इनिशियली काफी सारी एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेशर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसे बैन करने के, जिन्होंने इसे बैन करने के बाद कई बार फिर से भी शुरू कर दिया। लोग फिर से काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि कंडीशंस बहुत बुरी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई तरीके अपनाए। ज्यादा महिलाओं को इंक्लूड करना शुरू कर दिया ताकि मेल पॉपुलेशन फैमिली चला सके कॉलोनी में, और फिर वापस जाने पे चार्ज लगाना शुरू कर दिया, पर इससे लोग और कम आने लगे। कुछ कंट्रीज जैसे त्रिनिदाद में वर्कर्स के बॉन्ड के एंड होने पे $5 और 5 एकड़ जमीन देना शुरू किया, और डेथ रेट को 7% से ऊपर होने पर इमिग्रेशन को बंद करना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 100 सालों तक चला ये सिस्टम, जिसमें इंडियंस को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया और काफी लोग मारे भी गए। हम सब लोग अफ्रीकन के साथ हुई स्लेवरी के बारे में तो जानते हैं, पर इंडियंस के साथ हुई सिमिलर कंडीशंस के बारे में कोई नहीं जानता। फाइनली कांग्रेस लीडर गोपाल कृष्ण गोखले ने पहला बिल लेकर आया इंडेंचर सिस्टम के अगेंस्ट 1912 में, और 1917 में जाके ये बैन हुआ। इस सिस्टम को किसी ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न की वजह से बैन नहीं किया गया, बल्कि इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रेशर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से बैन करवाया। इतने सारे लोग जब कॉलोनीज में गए और वहीं बस गए, तो वो साथ ले गए अपने हिंदुज्म और इंडियन कल्चर, जो गियाना और सुरिनेम और कैरिबियन आइलैंड्स के अलावा पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैल गए। एक और वेव एमिग्रेशन की देखी गई इंडिया से कॉलोनियल एरा में इंडेंचर सिस्टम के अलावा। ये लोग थे ट्रेडर्स और बिजनेसमैन। ये मोस्टली गुजराती और सिंधी थे। ये ट्रेड के लिए जाते थे और कई कम्युनिटीज बना ली इन्होंने। साउथ अमेरिका जैसे चिली, जिसका एग्जांपल हमने वीडियो की स्टार्टिंग में लिया था, और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में।
उसके अलावा पंजाबी और बंगाली इमिग्रेशन भी देखने को मिला, मोस्टली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। ये लोग अक्सर ब्रिटिश कंपनीज के अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करने जाते थे और आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रेसिज्म झेलना पड़ता था इन्हें। और फाइनल वेव हमें देखने को मिलती है मॉडर्न टाइम में, 80s और 90s में शुरू हुई थी। सब स्किल्ड टेक्निकल प्रोफेशनल्स इंडिया के बाहर जाने लगे, मोस्टली यूएस जैसी कंट्रीज में। ये इमिग्रेशन और बढ़ गया आईटी इंडस्ट्री के बूम के बाद। आज भी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको इंडियन इमिग्रेट्स मिल जाएंगे बड़ी बड़ी पोस्ट पे। आज इंडियंस वर्ल्ड के हर कोने में पाए जाते हैं, जो अपने साथ ले गए हिंदू कल्चर को भी। यूनिक कल्चरल ब्लेंड देखने को मिलता है इन लोगों की वजह से पूरे वर्ल्ड में। एक स्टैटिस्टिकल स्टडी के हिसाब से आज 10 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू इंडिया के बाहर रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मुझे सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो बनाने में काफी रिसर्च और एफर्ट्स लगते हैं। गुड़गांव जैसे अर्बन सिटी में फ्लड्स क्यों होती है, ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।